जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं। 15 नवंबर मंगलवार 2022, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी, विक्रम संवत 2079 पूर्णांक। फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ज़्यादा समय खर्च न करते हुए शुरू करते हैं हिंदुस्तान अखबार से। राज्य में बड़ी संख्या में पदों का सृजन कर बहाली होगी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग ख़त्म करते हैं जल्दी फ्रेंड्स। G20 में खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर होगी चर्चा, मोदी जिनपिंग से मुलाकात संभव, बात हो रही है। राज्य में बड़ी संख्या में पदों का सृजन पर बहाली होगी। इसमें क्या कुछ है, ये इसमें है 1006 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। जल संसाधन विभाग ने, जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह शीघ्र नई नियुक्ति होगी। पटना के SKM हॉल में सोमवार को नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान गुफ्तगू करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार में बिजली 40% तक महंगी करने का प्रस्ताव। आयोग के समक्ष बिजली कंपनी आज दायर करेगी याचिका। कंपनी ने तय समय में बिजली दर की याचिका सौंपने का निर्णय लिया है। बिजली उत्पादन इकाइयों में विदेशी कोयले का उपयोग करने की बाध्यता और बिजली आपूर्ति में हो रहे खर्च को देखते हुए ही वृद्धि का प्रस्ताव दिया जा रहा है। संजीव हंस, प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग, सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिजली कंपनी। एक नज़र में घरेलू बिजली दर, अनुदानित रहित दर, अनुदान सहित दर। ये रहित दर है, ये सहित दर है। अनुदान वाला है, ये बगैर अनुदान का है। बिजली ग्रामीण यूनिट 0 से 50 तक 6.10, अनुदान सहित 2.60, 50 से 100 तक 6.40, अनुदान रहित, अनुदान सहित 2.90, 100 यूनिट से अधिक अनुदान रहित 6.70, अनुदान सहित 3.15। शहरी क्षेत्र की बात करें तो 0 से 100 तक अनुदान रहित 6.10, अनुदान सहित 4.27। 101 से 200 यूनिट तक की बात करें, अनुदान रहित में 6.95, 95, 5.12 अनुदान सहित। 200 से अधिक 8.05 अनुदान रहित, अनुदान सहित 6.22। बिजली दर रुपये प्रति यूनिट में। धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर। शिलान्यास, पनडुब्बा पर पुल से झारखंड व बिहार की दूरी घटेगी। 4 राज्यों को जोड़ने वाले सोन नदी पर प्रस्तावित पनडुब्बा पुल का शिलान्यास सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 तक बिहार की सड़कें अमेरिका की तरह बनेंगी। पनडुब्बा पुल का निर्माण बिहार झारखंड के बीच हो रहा है। इससे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व यूपी की दूरी काफ़ी कम होगी। दुखद, बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेंडे का निधन। बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के अभिनेता सुनील शेंडे का 75 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मुंबई के विले पार्ले ईस्ट स्थित घर पर देर रात अचानक चक्कर आने के बाद वो बेहोश होकर गिर पड़े थे। रात करीब 1 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। सुनील अपने पीछे पत्नी ज्योति, 2 बेटे ऋषिकेश और ओमकार को छोड़ गए हैं। सुनील 90 के दशक के बेहतरीन अभिनेता रहे हैं। उन्होंने शाहरुख खान के साथ टीवी शो सर्कस में काम किया था। शो में वो शाहरुख खान के पिता की भूमिका में नजर आए थे। आमिर खान की फिल्म सरफरोश में भी वह अहम रोल में नजर आए थे। सरफरोश में इनका अच्छा रोल था, आप देख सकते हैं। सुनील शेंडे का उनके पिता के रोल में थे फ्रेंड्स। जब आप सरफरोश फिल्म देखे होंगे तो उनके पिता, जिनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है,
हमेशा वो लगा के पट्टी लगा के रखते हैं। तो आप उनका शकल याद आ रहा होगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब नहीं रहे सुनील शेंडे जी। राहत खुदरा व थोक महंगाई अक्टूबर में घटी। अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर अक्टूबर की बात हो रही है। खुदरा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मार्केट में महंगाई, चावल दाल सब्जी तेल प्याज ये सब काफ़ी कुछ इस पे निर्भर करता है, घटकर 6.77% पर आ गई। थोक महंगाई दर 19 महीने के निचले स्तर, थोक WPI की बात हो रही है, 8.39% पर आ गई। हालांकि खुदरा महंगाई अभी भी रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल जनवरी से ही 6% की संतोषजनक सीमा से ऊपर बनी हुई है, नीचे भी जाएगी, उम्मीद रखिए अवश्य जाएगी, अवश्य जाना ही जाना है। स्वास्थ्य योजनाओं की हकीकत जानेंगी राज्य और केंद्र सरकार। हर खेत की सिंचाई 3-4 वर्षों में CM। समाज में प्रेम और भाईचारा का माहौल कायम रखना है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले 3-4 वर्षों में सभी खेतों तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इस पर तेजी से काम चल रहा है। 4 विभाग, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, ग्रामीण विकास, कृषि विकास मिलकर इस पर काम कर रहा है। संपादकीय हिंदुस्तान का है। पुलिसिया वर्दी एक करने की कवायद। औपनिवेशिक पुलिस ढांचा बरकरार है, वर्दी बदलने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इस बात पर बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के बहस हो सके इसकी संभावना कम ही है। विभूति नारायण राय, पूर्व IPS अधिकारी। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, यहाँ कुछ समझने की बात है। यहाँ याद रहे कि एक आधुनिक संस्था के रूप में भारत में पुलिस अंग्रेजों ने खड़ी की थी। इसकी नींव पड़ी 1861 के पुलिस एक्ट से, जिसके माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में पुलिस बलों के संगठन, पर्यवेक्षण, कर्तव्य और अधिकार क्षेत्र जैसे मुद्दे तय किए गए। फिर भी एक बड़े भूभाग ने, जो देशी रियासतों के रूप में इसके बाहर था, कुछ अर्थों में अपनी विशिष्टता बचाए रखी। पुलिस एक्ट ने भारतीय उपमहाद्वीप को, जिसमें आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे राष्ट्र राज्य शरीक हैं, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर जनरल जैसे पदनामों से परिचित कराया। और ये आज तक प्रचलित है। पदनामों की ही तरह कंधों पर लगने वाले बैच भी उन्हीं दिनों तय हुए और वर्दियों के रंग रूप में विभिन्नता के बावजूद सभी ने इसे स्वीकार किया। ये बैज सेना से मिलते जुलते हैं और इसलिए कई बार कुछ दिलचस्प विसंगतियां भी उपलब्ध होती रहती हैं। हमने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए प्रचलित शब्द कप्तान सुना होगा, पर हम में से कम ही लोग जानते होंगे कि यह अंग्रेजी फौज के कैप्टन का देसी संस्करण है। प्रारंभ में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फौज के कैप्टन के समतुल्य था और उसी की तरह अपने कंधों पर 3 सितार लगाता था। अब जब उनकी जिम्मेदारियां और सामाजिक हैसियत बढ़ गई तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल की बिल्ली लगाता है। इसी तरह आज़ादी हासिल होने के बाद इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सेना के ब्रिगेडियर की बिल्ली लगाता था। यह तो उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय इंस्पेक्टर जनरल पुलिस BN लाहिरी के प्रयासों से संभव हुआ कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंस्पेक्टर जनरल के रैंक को उच्चीकृत कर मेजर जनरल के बराबर कर दिया। समय समय पर कंधे के बिल्लों में जो परिवर्तन हुए उन्हें देश के सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया।
फिर एक जैसी वर्दी पहनने की संभावना पर बहस से क्यों गुरेज होनी चाहिए। संघीय ढांचे के बावजूद भारतीय संविधान ने तीन अखिल भारतीय सेवाओं की परिकल्पना की है और केंद्रीय अथवा राज्य पुलिस बलों को नेतृत्व प्रदान करने वाली आईपीएस या भारतीय पुलिस सेवा भी उनमें से एक है। इस सेवा के अपने वर्दी नियम हैं और हर पुलिस बल के आईपीएस अधिकारी एक जैसी वर्दी पहनते हैं। सिर्फ बाजू या सीने पर लगे राज्य या केंद्रीय पुलिस बलों के विभिन्न इंसिग्निया या निशान ही इन्हें अलग पहचान देते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है कि अगर नेतृत्व की वर्दी पूरे देश में एक जैसी हो सकती है तो फिर अधीनस्थ पुलिसकर्मी भी एक जैसे नहीं दिख सकते? क्वेश्चन मार्क है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत को सही अर्थों में एक राष्ट्र राज्य बनने में जिन संस्थाओं ने मदद की है उनमें पुलिस भी एक है। भारतीय सेना और भारतीय रेल की ही तरह इसने भी इस महादेश को अपनी विविधताओं को बचाते हुए एक राजनीतिक इकाई बनने में मदद की ही है। अब जब एक देश एक शिनाख्ती कार्ड या एक देश एक टैक्स जैसी व्यवस्थाएं स्वीकृत हो रही है, फिर कोई वैध तर्क इस अपेक्षा के खिलाफ नहीं बचता कि देश में एक जैसी वर्दी में पुलिस दिखे। इस मामले में यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी फैसला संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ जाता नहीं दिखना चाहिए। आज जब देश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में प्रवासन बड़े पैमाने पर हो रहा है और इस प्रक्रिया में आम लोगों से पुलिस का संपर्क भी खूब बढ़ा है, तब यह मांग भी स्वाभाविक ही है कि वे सामने आने वाले पुलिसकर्मियों को उनके पदनाम से पहचाने और उसी के अनुसार पुलिस वालों से अपेक्षा करें। दुर्भाग्य से आम जन का सबसे अधिक वास्ता रोजमर्रा की जिंदगी में पुलिस से पड़ता है और एक संस्था के रूप में उसके बारे में जानकारी उपभोक्ता के पास बहुत कम होती है। एक जैसी वर्दी या पदनाम इस मामले में कुछ तो मददगार होंगे। वर्दी में लगने वाले नाम यदि बड़े और स्पष्ट अक्षरों में हो तो यह भी संपर्क में आने वाले व्यक्ति की मदद ही करेगा। आशंका यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह राजनीतिक बहस में उलझकर न रह जाए। वैसे भी बिना किसी बड़े अपवाद के हमारे देश के मुख्य राजनीतिक दलों ने पुलिस में किसी बड़े और बुनियादी परिवर्तन में कम ही दिलचस्पी दिखाई है। आज़ादी के बाद भी औपनिवेशिक पुलिस ढांचा लगभग पूर्ववत बरकरार है। हालांकि वर्दी बदलने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इस पर बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के बहस हो सके इसकी संभावना कम ही है। एक स्वस्थ बहस और पेशेवर नजरिए पूरे देश के लिए भिन्न मौसमों, कार्य परिस्थितियों और चुनौतियों के अनुरूप प्रभावी वर्दी चुन सकती है। पहले भी छोटे मोटे परिवर्तन स्थानीय स्तर पर होते ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने अनुभवों से सीखकर हाफ पैंट या पगड़ी को खत्म कर दिया। फर्क यह है कि इस बार परिवर्तन व्यापक और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। यह लेखक के अपने विचार है। लेखक विभूति नारायण राय जी। सही बात है, वर्दी बदलने से नहीं होगा, उनके सिस्टम भी जो औपनिवेशिक सिस्टम और प्रचलन चला आ रहा उनमें क्या परिवर्तन होता है, उनके क्या फायदे होते हैं, इनके लिए एक कमेटी तैयार होनी चाहिए। डिजिटल विस्तार की राह में बाधा न बने ये कानून। जसप्रीत बिंद्रा जी कहते हैं, भारत विसंगतियों की भूमि है। विविधता इस कदर है कि विश्व की 20% 1.4 अरब आबादी वाला यह राष्ट्र 19,500 से अधिक भाषाएं बोलता है। भाषाएं कितनी हैं देखा आपने? यह दुनिया की सबसे अधिक अरबपतियों का मुल्क है, लेकिन सिर्फ 4% लोग ही कर चुकाते हैं और करीब 4.5 करोड़ आबादी गरीबी में निर्वाह करती है। तकनीक व प्रौद्योगिकी के लिहाज से यह पावर हाउस है, लेकिन यहाँ के ज़्यादातर लोगों ने अपने जीवन में भी कंप्यूटर नहीं देखा। हालांकि तकनीक अपनाने के क्षेत्र में यह लगातार दूसरे देश से कहीं आगे है। मसलन 3 दशक पहले यहाँ की करीब 5% आबादी के पास ही टेलीफोन था, पर आज 1.3 अरब मोबाइल फ़ोन के साथ
इनसे फिक्स्ड लाइन टेलीफोन को इतिहास बना दिया। 60 करोड़ स्मार्टफोन और इंटरनेट सुविधा वाले फ़ोन से यहाँ के लोग दुनिया भर में विस्तार पाते हैं। सार्वभौमिक पहचान आधार, सार्वभौमिक भुगतान यूपीआई व बहाल में सार्वजनिक बैंकिंग सुविधा के साथ अपनी आबादी को डिजिटलीकृत करने की दिशा में भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया है। इससे 1 अरब से अधिक आबादी के लिए बाधा रहित और किफ़ायती सेवाएं सुनिश्चित हो सके, जिसने समाज में क्रांति ला दी है। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित ओवर द टॉप OTT सेवाओं ने भुगतान, संचार, सरकारी सब्सिडी, बैंकिंग, मनोरंजन और हर कुछ जो इंटरनेट मुहैया करा सकता है कि सार्वभौमिक पहुंच प्रदान की है। इसने भारत में अभूतपूर्व नवाचार को बढ़ावा दिया है। लिहाजा यह आश्चर्यजनक है कि भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 का मसौदा जिन लोगों की सलाह मांगी गई सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे को लेकिन किए गए तमाम अच्छे कामों को खत्म करता दिखता है। निसंदेह भारत में दूरसंचार कानून पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यह क्षेत्र फिलहाल जिस कानून से संचालित है उसे 1885 में तैयार किया गया था, मगर दूरसंचार क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव के बावजूद प्रस्तावित कानून में एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि इनमें OTT सेवाओं का लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम सेवाओं के अधीन लाने की बात है। फिलहाल ये सेवाएं उन लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार कंपनियों द्वारा मुहैया कराई जाती जो उपभोक्ताओं को फ़ोन और डेटा सेवाएं देती है। OTT कंपनियां असल में ऐप के माध्यम से काम करती है। कई OTT सेवाएं से तो हम बखूबी परिचित हैं, जैसे त्वरित और सस्ते संचार के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम, और मनोरंजन के लिए नेटफ्लिक्स व हॉटस्टार। लॉजिस्टिक, बीमा, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में भी OTT ऐप है। बहरहाल OTT कंपनियों को लाइसेंस के अधीन लाने का मतलब है कि वे लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें। इसके 3 निहितार्थ हैं। पहला, उपभोक्ता के लिए लागत काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि लाइसेंस का भार उन पर ही डाला जा सकता है। इससे $2000 से भी कम की प्रति व्यक्ति आय वाले एक बड़ी आबादी सस्ते संचार और मनोरंजन से वंचित हो सकती है। यह शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच को भी बाधित कर सकता है। प्रस्तावित कानून से लोगों की चुनौती बढ़ सकती है। दूसरा, यह नवाचार को प्रभावित कर सकता है। इंडिया स्टेक और OTT ऐप संभावित स्टार्टअप। दूसरा, यह नवाचार को प्रभावित कर सकता है। इंडिया स्टेक और OTT ऐप संभावनाशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मददगार रहे हैं। नतीजतन आज भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न बन चुके हैं और उनके स्टार्टअप फ़ोन व डेटा कनेक्शन की मदद से बीमा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, निजी शिक्षा जैसी शिक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। छोटे और बड़े दोनों व्यवसायों ने इनको लेकर नवाचार किया है। इसका तीसरा निहितार्थ यह है कि प्रस्तावित कानून यदि पास हो जाता है तो सार्वजनिक हितों में किए गए कामों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि मुफ्त OTT सेवाओं के कारण ही लाखों भारतीय कोविड प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सके। भारत बेशक आय, भूगोल और शिक्षा के मामले में बटा हुआ है, लेकिन डिजिटल सेवाओं में एकजुट है। उम्मीद है प्रस्तावित दूरसंचार कानून इनके फायदों पर गौर करेगा। ये लेखक के अपने विचार है, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है, ध्यान दीजिए। जस्टिस ट्रूडो, हमें कंबोडियाई नरसंहार को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम ऐसे अत्याचार नहीं होने दे सकते। आज नोम पेन का दौरा कर मैंने इस नरसंहार के पीड़ितों को अपनी श्रद्धांजलि दी, शांति और मानवाधिकार के प्रति कनाडा की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री कनाडा जस्टिन ट्रूडो, याद रखिए। बिजनेस, हिंदुस्तान का बिजनेस, सस्ते खाद्य पदार्थ से महंगाई घटी है।
अक्टूबर में थोक और खुदरा मुद्रास्फीति नरम पड़ी, सब्जियों के दाम में बड़ी गिरावट। 8.39% पर आ गई थोक महंगाई, घटकर अक्टूबर में 6.77% रहा खुदरा महंगाई। अक्टूबर में 19 माह के निचले स्तर पर आई थोक महंगाई दर। खुदरा महंगाई का आप पर कैसे पड़ता है असर, देखिए जरा। खुदरा महंगाई को खुदरा दुकानदारों के स्तर पर मापा जाता है। इसमें खाद्य पदार्थों का भारांश यानी हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है। ऐसे में खुदरा महंगाई के कम होने का मतलब होता है खाद्य पदार्थ ज़्यादा सस्ते हुए हैं। समझ गए थोक महंगाई के मायने। इसे कारखाना और थोक व्यापारियों के स्तर पर मापा जाता है। इसमें कारखाने में बनने वाले उत्पादों का भारांश सबसे अधिक होता है। ऐसे में जब थोक महंगाई घटती है तो इसका मतलब है कि विनिर्मित उत्पाद अधिक सस्ते हुए हैं। दोनों बात समझ गए। आलू, प्याज और तेल, घी की कीमतों में गिरावट। थोक महंगाई के आंकड़ों के मुताबिक खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.33% रही, जो सितंबर में 11.03% थी। समीक्षाधीन महीने में सब्जियों की मुद्रास्फीति 17.61% रही, जबकि एक महीने पहले यह 39.66% पर थी। आलू, प्याज, फल, मांस और मछली की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर में अंडों की महंगाई 0.18% और तेल और घी की महंगाई 2.15% रही। ईंधन और बिजली खंड की मुद्रास्फीति घटकर 23.17% और विनिर्मित उत्पादों की 4.42% पर आ गई है। आरबीआई के सतर्क रुख ने क्रिप्टो निवेशकों को बचाया। सेंसेक्स का 60,624, निफ्टी 18,229, करेंसी का 81.26 चला। आज सोना चांदी कमोडिटी देख लीजिए। FTX के डूबने से दान की राशि खतरे में। न्यूयॉर्क क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के दिवालिया होने से परमार्थ कार्यों के लिए दी गई मदद को भी झटका लगा। FTX के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने परमार्थ अभियान के लिए काफ़ी दान दिया है। FTX फाउंडेशन का कहना है कि उसने विभिन्न परमार्थ कार्यों के लिए $19 करोड़ की मदद दी है। डूब गया। शहरी इंफ्रा के लिए $840 अरब निवेश की ज़रूरत है। पेंशन योजनाओं से केंद्रीय KYC के जरिए जुड़ सकेंगे। बिकवाली से सेंसेक्स गिरावट में है। ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सेवा ट्विटर पर फिर से शुरू होगी। प्रवर्तक के खिलाफ जांच से जेट की दोबारा उड़ान पर संशय। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया में प्रवर्तक फ्रिंटिय नियामकी जांच के घेरे में। जेट सौदे को NCLT से मंजूरी मिले 1 साल से अधिक हो गया है। मीडिया में आई खबरों का स्पष्टीकरण जरूरी होगा। सेबी की खबरों की पुष्टि या इनकार को अनिवार्य 24 घंटे की बजाय 12 घंटे में देनी होगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने अखबारों और डिजिटल मीडिया में प्रकाशित खबरों के संबंधित सूचीबद्ध कंपनियों पर पड़ने वाले प्रभाव को यूरोपने के लिए कदम उठाया के लिए कदम उठाया है। इसके तहत शीर्ष 250 सूची कंपनियों के लिए मुख्य रूप से आप लोग देख लीजिएगा उच्चारण क्या है थोड़ा। इस सेंसेक्स में गिरावट है, उच्चारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई तवा की बात नहीं। कोहली और सूर्य कुमार की T20 विश्व कप की सबसे में वापसी हुई है। मैरी कॉम, सिंधु सहित 10 IOC एथलीट आयोग ने ये बहुत ही पहल की तो बहुत स्वागत होती है। कंग्रेचुलेशंस आप लोगों को होने ही चाहिए, आपको यहाँ पे होना जरूरी है। 5 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मैरी कॉम, 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और ओलंपियन शिवा केशवन को भारतीय ओलंपिक संघ IOC एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में निर्विरोध चुना गया है।
चुना गया है, बहुत बढ़िया और होना ही चाहिए। इंटरनेशनल ओलंपिक आयोग का यही मांग था। पॉलिटिक्स हो जाती है हर बात पे यहाँ, खेल में तो और भी होना चाहिए। देश दुनिया में मुर्मू पर मंत्री के बयान को लेकर ममता ने माफी मांगी। G20 राष्ट्रपति जो बाइडेन और शी जिनपिंग का साथ काम करने पर जोर है। नए भारत का सपना देखे, राष्ट्रपति जी का कहना है। अमर को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के सिख अमर सिंह को बाढ़, जंगल की आग, सूखे और वैश्विक महामारी के दौरान समुदायों की मदद के लिए 2023 न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिए आप लोग, न्यू साउथ वेल्स सरकार ने उन्हें स्थानीय नायक की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया है, जिनकी घोषणा 3 नवंबर को की गई थी। यह पुरस्कार देश की सेवा के महत्व के साथ समुदाय के सदस्यों की उपलब्धियों को रेखांकित करता है। अमर ने 7 साल पहले टर्बन्स 4 ऑस्ट्रेलिया की स्थापना की थी। यह एक परमार्थ संगठन है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित विस्थापित परेशानियों का सामना कर रहे लोगों की मदद करता है। जहरीले और महंगे सांप बढ़ाते हैं बंगलों की शोभा बढ़ाते हैं। देखिए भास्कर, गुड मॉर्निंग। तुरंत भरे जाएंगे रिटायरमेंट से खाली पद। गडकरी बोले 2024 तक बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। सृजन घोटाला, बैंक ऑफ बड़ौदा के 2 प्रबंधकों को भेजा गया है जेल। निर्मली एसडीपीओ की सरकारी गाड़ी ने पुलिस जवान को कुचला। चली गई जान। बोलेरो बैक करने के दौरान हुआ हादसा, FIR। ऐसा बैक किया कि जान ही ले लिया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे सरफराज। ऐसा बैक करता है कि जान किसी का चला जाए। इंटेंशनली ऐसा हुआ होगा, हमें तो यही लगता है। जो कुछ भी है देखते हैं। G20 3 घंटे तक जिनपिंग बाइडेन वार्ता। ताइवान पर चीनी आक्रामकता से शांति खतरे में, जो बाइडेन। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित थे ब्रज किशोर दुबे। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त गीतकार की संदिग्ध स्थिति में मौत, परिजनों को हत्या की आशंका। गीत लिखना है, एकांत चाहिए कहकर घर से निकले थे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पुरस्कृत संगीतकार ब्रज किशोर दुबे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चीन की साजिशों से भारत चौकस। पूर्वी लद्दाख में 50,000 जवान तैनात, इसके लिए विशेष व्यवस्था हुई है। सर्दियों में चीन के मंसूबों पर नजर रखेगी सेना। भारत चीन के बीच अब तक कई बार वार्ता। अक्टूबर में दोहरी राहत। थोक महंगाई 19 माह में सबसे कम हुई है। चर्चा हम लोगों ने किया है। विशेष संपादकीय भास्कर का। समय के साथ बदल रहा युद्धों का स्वरूप। समय के साथ सेनाएं भी बदलती है, लेकिन देखा गया है कि वे इनमें ज़्यादा समय लेती है, अक्सर बहुत कुछ गंवा देने के बाद। युद्ध का मकसद जमीन पर कब्जा। आप चाहे जो चाल चले या जो हथियार इस्तेमाल करें, युद्ध का अंतिम लक्ष्य सीमा क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करना ही होता है। अगर युद्ध का लक्ष्य राजनीतिक मकसद पूरा करना है तो वह जमीन पर कब्जे में ही परिवर्तित होता है। नैन्सी पेलोसी को ताइवान का दौरा करने से रोक पाने में चीन की असहायता का उदाहरण ले लीजिए। अगर चीन का उस जमीन पर नियंत्रण होता तो
क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या है, समय के बदलाव में कुछ काम की चीजें हैं हमारे पास। अभी अभी रिटायर हुए सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का आभार, जो उन्होंने यह बहस शुरू की कि भारत यूक्रेन युद्ध से क्या सीख सकते हैं, उसे यह सीखना चाहिए। हाल ही में उन्होंने एक लेख लिखा, इन्होंने बुद्धिमानी सबको यथार्थपरकता झलकती। उन्होंने 4 सबक गिनाए। पहला, समय के साथ युद्ध के मैदान पर स्वरूप भी बदलता रहा। अगर आप प्रथम विश्व युद्ध से शुरू करें तो टैंक का आविष्कार खंदकों की लड़ाई से पैदा होने वाले गतिरोध को तोड़ने के लिए किया गया था। इससे पहले मशीन गन का आविष्कार घुड़सवार सेना को नाकाम करने और सैनिकों को खंदकों में भेजने के लिए किया गया था। दूसरा, 20वीं सदी में टैंक और टैंकरोधी हथियारों के बीच कांटे की टक्कर देखी। यूक्रेन में यह लड़ाई एक अलग स्तर पहुंच गई। तीसरा, किसी न किसी तरह से ड्रोन पहली बार 1990 के दशक के अंत में नजर आए और सैन्य वैज्ञानिकों और उद्योग जगत ने को उन्हें युद्ध का हथियार बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अब यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया कि वे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। चौथा, यूक्रेन युद्ध के नज़रिए से देखें तो अत्याधुनिक युद्ध बड़े बख्तरबंद औजार, युद्धपोतों, मानव चालित लड़ाकू लक्ष्य भेदी विमानों के भविष्य पर सवाल खड़े करें। जनरल नरवणे कह रहे हैं कि सरकारी बदलाव प्रायः पहले आता है, इसके बाद सैन्य नेतृत्व समय के मुताबिक उनका उपयोग करता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। प्रथम विश्व युद्ध का इतिहास ब्रिटिश जनरलों की दुखद कहानियों से भरा, जो मशीन गनों के सामने घुड़सवार सेना को झोंक रहे थे। ऐसे युद्ध में बेशक उपनिवेशों, खासकर भारतीय सैनिकों का ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता था। सैन्य नेतृत्व की भयंकर भूलों के कारण ही क्रीमियाई युद्ध 1853 से 1856, क्रीमियाई युद्ध से लेकर बोअर युद्ध 1899 से 1902 तक कई आपदाएं आई और 2 विश्व युद्ध हुए। इन सब ने ही नॉर्मन डिक्सन को अपनी क्लासिक किताब ऑन द साइकोलॉजी ऑफ मिलिट्री इनकम्पिटेंस लिखने को प्रेरित किया। क्योंकि डिक्सन ने कुछ खुले दिमाग वाले अंग्रेजों के बारे में लिखा, इसलिए उन पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया गया। उनकी किताब आज भारत समेत तमाम देशों की अन्य अकादमियों में पाठ्य पुस्तक की तरह पढ़ाई जाती है। मैं भी इस किताबों की प्रतियां उन युवा पत्रकारों को भेंट करता हूं जो सैन्य क्षेत्रों को कवर करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वे दोनों पक्षों को समझें। मैं विनम्रतापूर्वक करना चाहता हूं कि वे दोनों सभी सेनाएं किसी परंपरा में इतनी चिपकी और बौद्धिक रूप से इतनी एकांगी होती हैं कि परिवर्तन के मामले में सुस्त हो जाती है, हमेशा तेजी नहीं। दूसरे युद्ध टैंकों के बारे में बात करें तो टैंकों में लड़ी जाने वाली लड़ाई को सिखाता है। चलिए युद्ध प्रणाली पे है। बिजनेस भाष का शहरी विकास के लिए 15 साल में नहीं चाहिए। स्टार्टअप की फंडिंग, स्पोर्ट्स, फाइनल टिप्स और नडाल दूसरे सेट में हारे हैं। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी टेलर फिट्ज एटीपी फाइनल्स के पहले मुकाबले में बड़े उलटफेर करने में सफल रहे। देश विदेश की बात यहाँ तक है भास्कर जी, देखिए अमेरिका में पहली बार 83 मुस्लिम जीते। 150 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे, 83 जीते। धार्मिक और सांस्कृतिक आधारित पर्यटन सर्किट। नेपाल से आने वाले पर्यटकों को देंगे उत्तराखंड आने का ऑफर। डायबिटीज के कह रहे हैं, डायबिटीज का सामना कैसे करें। देखिए अग्निवीर 1 से 14 दिसंबर तक दानापुर में भर्ती है। प्रभात खबर की बात है। वेरी गुड मॉर्निंग।
जनजातीय उत्थान को समर्पित सरकार। अर्जुन मुंडा। जिस समय राष्ट्रपति महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ मानवता की आवाज़ बन रहे थे, लगभग उसी समय भारत में बिरसा मुंडा गुलामी के खिलाफ लड़ाई का एक अध्याय लिख चुके थे। वे लंबे समय तक इस धरती पर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जीवन के छोटे से कालखंड में देश के लिए एक पूरा इतिहास लिख दिया, भारत की पीढ़ियों को दिशा दे दी। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज देश इतिहास ऐसे अनगिनत पृष्ठों को पुनर्जीवित कर रहा है जिन्हें बीते दशक में भुला दिया गया। अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री है। पहुँच कर ये अवश्य पढ़ें। मैं थोड़ी समय को बचाते हुए आगे बढ़ता हूँ। मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि मेरे जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 15 नवंबर 2021 को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अमृतकाल के रूप में जनजातीय सोच के प्रतीक स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जयंती और समस्त आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी है। भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों के विशेष स्थान और योगदान का सम्मान करने और पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव को समर्पित करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झारखंड में अपने 35 वर्षों के राजनीतिक जीवन में जल, जंगल, जमीन का संघर्ष करते हुए यह पाया कि आज़ादी से लेकर अब तक हमारे समुदाय के जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, उन्हें न तो इतिहास में समुचित स्थान मिला, न ही स्थान मिला, न ही सम्मान। जनजातीय समाज प्रकृति के साथ जुड़कर अपनी खुशियाँ ढूंढ लेता है। बहुत सही बात है। पॉइंट ये सब सारे पॉइंट। विश्व की जनजातीय आबादी का 25% हिस्सा लगभग 10.5 करोड़ लोग भारत में हैं। याद रखें, आप लोग ध्यान रखें। लेकिन इन 75 सालों में आबादी को समाज की मुख्यधारा से अलग रखा गया। देश में सर्वाधिक समय तक राज करने वालों ने जनजातीय समाज की परंपरा संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के बजाय ऐसी चीज़ों को संरक्षण दिया जिसका समाज में दुष्प्रभाव पड़ा।